Hi. We all witness violence in our life at some point of time or the other. But very few of us really understand the psychology behind violence. इसी तरह हम सबको पता है कि सेल्फ डिफेंस हमारी लाइफ में एक बहुत ही इंडिस्पेंसिबल इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बट कितने लोग हैं जो सेल्फ डिफेंस सीरियसली सीखना चाहते हैं? जाहिर है बहुत कम। उसके दो कारण हैं। पहली बात, हमें लगता है कि हम कभी किसी मुसीबत में नहीं पड़ेंगे, और दूसरा, हमें लगता है कि हम किसी मुसीबत में पड़ भी गए तो सेल्फ डिफेंस अकेला काफ़ी नहीं है कि हमें उस मुसीबत से सेफली बाहर निकाल पाए। वेल, टू सम एक्सटेंट आई डू एग्री, बिकॉज सेल्फ डिफेंस, जिसे हम आम भाषा में फिजिकल सेल्फ डिफेंस बोलते हैं, वो अधूरा है बिना इस सेल्फ प्रोटेक्शन पीस के। फिजिकल सेल्फ डिफेंस हमें फिजिकल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस देता है, बट एज अ स्टैंड अलोन इट डजंट वर्क, इट फॉल्स फ्लैट, क्योंकि हमारे पास मेंटल, इमोशनल और साइकोलॉजिकल स्ट्रेंथ और कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं लैक कर रही है, जो हमें सेल्फ प्रोटेक्शन पीस से मिलती है। सेल्फ प्रोटेक्शन पीस educates and empowers us to become stronger and more and better prepared mentally, emotionally, and psychologically to put our physical self-defense training and skills to work at the right time, at the right place, and most effectively. अगर हम सेल्फ प्रोटेक्शन पीस के बारे में समझने की कोशिश करें तो हम इनको 3 एज से आसान भाषा में समझ सकते हैं। अवेयरनेस, हमारे बारे में, हमारी सिचुएशन, हमारे चारों तरफ क्या हो रहा है, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में। एक्सेप्टेंस, जहां हम थ्रेट रिकॉग्नाइज कर लेते हैं, हम भाप जाते हैं कि हम खतरे में हैं, और उसके बाद हम एक्ट करते हैं। किसी भी परिस्थिति में हम देखते हैं, जब हम डिसएंगेजमेंट की बात करते हैं कि हम किसी भी कॉम्बैट सिचुएशन, किसी भी परिस्थिति में एडवर्स सिचुएशन से खुद को बाहर निकालते हैं या डील करते हैं, तो हमारे सामने 2 सॉल्यूशंस होते हैं, फिजिकल सॉल्यूशंस और नॉन फिजिकल सॉल्यूशंस। फिजिकल सॉल्यूशंस यानी कि फिजिकल सेल्फ डिफेंस, हमें अगर कुछ टेक्निक्स आती हैं मार्शल आर्ट्स की, या हमारे पास कोई भी टूल होता है तो लड़ाई झगड़ा करके हम सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। और एक होता है नॉन फिजिकल सेल्फ डिफेंस। नॉन फिजिकल सेल्फ डिफेंस वो सॉल्यूशंस होते हैं जो हमें किसी ना किसी तरीके से अलाउ करते हैं टू डिसएंगेज आवरसेल्व्स फ्रॉम एनी कॉम्बैट सिचुएशंस विदाउट गेटिंग इन्वॉल्व्ड फिजिकली। बिना लड़ाई झगड़े में पड़े हम किसी भी सिचुएशन से सेफली खुद को बाहर निकाल पाएं, वो हमें क्योंकि हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि फिजिकल सॉल्यूशंस हम अवॉइड करें। वी शुड ऑलवेज अवॉइड फिजिकल कन्फ्रंटेशन, लड़ाई झगड़ा एट फर्स्ट इंस्टेंस। तो वी शुड ऑलवेज टेक हेल्प ऑफ नॉन फिजिकल सॉल्यूशंस। हम इस चैप्टर में पूरी तरीके से नॉन फिजिकल सॉल्यूशंस पे एम्फसाइज करेंगे। और डिसएंगेजमेंट, जहां मैं बात करती हूँ, डिसएंगेजमेंट का मतलब होता है किसी भी सॉल्यूशन से एट फर्स्ट इंस्टेंस बाहर निकलना, उस सिचुएशन से भागना। और कॉम्बैट सिचुएशन, जहां भी मैं वर्ड यूज करूंगी, कॉम्बैट सिचुएशन मतलब है वायलेंट सिचुएशंस। वो सिचुएशन जहां पे सामने वाला यानी कि प्रेडेटर, असाइलेंट या एग्रेसर, जो हम वर्ड इस चैप्टर में यूज करेंगे, एंटायर करिकुलम में यूज करेंगे प्रेडेटर के लिए, वो इंसान जो हमें किसी ना किसी तरीके से, हमें या हमारी चीजों को या हमारे साथ वाले को, कंपेनियन को हार्म या हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। तो हमें किसी भी सिचुएशन से, कॉम्बैट सिचुएशन से डिसएंगेज करने के लिए नॉन फिजिकल सॉल्यूशंस ढूंढने की बहुत जरूरत है। और ये कॉम्बैट सिचुएशंस 2 तरीके की अक्सर हमारे सामने आती हैं, प्रीमेडिटेटेड सिचुएशंस और स्पॉन्टेनियस सिचुएशंस। कुछ सिचुएशंस ऐसी होती हैं जो हमारे सामने इस तरह आती हैं कि हमें लगता है कि किसी ने सोची समझी साजिश की है, प्रेडेटर ने पूरी तरीके से प्री प्लानिंग की है उस सिचुएशन को डेवलप करने में। और स्पॉन्टेनियस सिचुएशंस वो सिचुएशंस होती हैं जो अचानक आ जाती हैं, ना आप तैयार होते हैं ना सामने वाला तैयार होता है, क्योंकि कोई प्रेडेटर उसमें होता ही नहीं है। सब लोग आम इंसान होते हैं। आपने किसी को कुछ बोल दिया और अचानक किसी को गुस्सा आ गया, तो उसको हम स्पॉन्टेनियस सिचुएशन कहेंगे। We have left spontaneous situations to be dealt with in chapter 2. In this chapter 1, we will be dealing solely on premeditated situations. हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसी कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं या टूल्स हैं, डिफेंसिव टूल्स हैं, जो आपको अपने पर्स में रखने चाहिए, जो आपके कभी भी, इफ द नीड अराइजेस, यू कैन टेक हेल्प ऑफ दोस टू डिसएंगेज योरसेल्फ फ्रॉम एनी एडवर्स सिचुएशन और कॉम्बैट सिचुएशन। हैविंग सेड सो, एक कंप्लीट सेल्फ डिफेंस को समझने के लिए 2 चीजों की बहुत जरूरत होती है, 2 चीजें समझने की बहुत जरूरत होती है। पहला कि प्रेडेटर
यानी कि जो इंसान, जो मैंने आपको बताया साइलेंट एग्रेसर, वो उसकी साइकोलॉजी क्या है, वो किस तरह से सोच रहा है, हाउ ही ऑपरेट्स, हाउ ही थिंक्स, हाउ ही एक्ट्स। और दूसरा, किस तरह से हम जनरली सोचते हैं, नॉर्मली किस तरह सोचते हैं, और अगर हम किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन में होते हैं तो किस तरह से सोचते हैं। तो हम जिस तरह सोचते हैं और एक्ट करते हैं, उसके बीच का ये जो गैप है, ये सेल्फ प्रोटेक्शन पीस फिलअप करता है। बिकॉज जो हम सोच रहे हैं और जो हम एक्ट कर रहे हैं, उसके बीच में अगर हमारे पास पूरा डेटा है, पूरी अवेयरनेस है कि हमारे चारों तरफ क्या चल रहा है, हमारे पास क्या है, हम उस सिचुएशन को बेहतर तौर पे उस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, बिकॉज वी आर मेंटली, इमोशनली एंड साइकोलॉजिकली प्रिपेयर टू डील विद दैट सिचुएशन, टू कन्फ्रंट विद दैट सिचुएशन। अवेयरनेस, सिचुएशनल अवेयरनेस की जहां हम बात करते हैं, हम इट इज अवेयरनेस अबाउट आवर पर्सनल सेफ्टी स्किल्स। आप बाहर जा रहे हैं, टू व्हीलर में जा रहे हैं, फोर व्हीलर में जा रहे हैं, किसके साथ जा रहे हैं, आप अकेले हैं या आपके साथ बच्चा है, स्पाउस है, आपके पेरेंट्स हैं, कोई भी है, या आप शहर से कितना दूर हैं, अपने घर से कितना दूर हैं, आपके पास कुछ सेफ्टी टूल्स हैं या नहीं हैं, डिफेंसिव टूल्स हैं या नहीं हैं। ये सारी चीजें पर्सनल सेफ्टी स्किल्स में आती हैं, पर्सनल सेफ्टी अवेयरनेस में आती हैं। और अवेयरनेस अबाउट द सिचुएशन, अबाउट द एनवायरमेंट यू आर इन। यानी कि यू शुड ऑलवेज कंटिन्यूसली कीप assessing the objects and elements which are present around you, which are present in your environment, and based on that situations you can identify the indicators which precede any very significant indicators and warning signs which precede any imminent threatening situation. कोई भी हादसा होता है, कोई भी घटना होती है, उससे पहले कुछ हमें वार्निंग साइंस मिलते हैं जो हम किसी ना किसी तरीके से या तो देखते नहीं हैं या देख के भी नजरअंदाज कर देते हैं। तो वो हमें नहीं करना है, हमें सिग्निफिकेंट इंडिकेटर्स को एकदम से ग्रास्प करना है, so that it helps us to identify the indicators and it helps us to recognize the threat. हमें पता लग जाए कि हम किसी खतरे में पड़ सकते हैं या हम ऑलरेडी विक्टिम हो चुके हैं और किसी खतरे में ऑलरेडी आ चुके हैं। वी हैव फॉलन विक्टिम ऑलरेडी टू एनी एडवर्स सिचुएशन। सो एंड बेस्ड ऑन दिस एंटायर रिस्क, डायनामिक रिस्क असेसमेंट ऑफ द एंटायर सिचुएशन एंड योरसेल्फ, वी कैन फॉर्म अ डिसीजन मेकिंग ट्री या ह्यूरिस्टिक्स। Heuristics या decision making tree is nothing but pre-built set of responses which we develop in our mind over the period of time based on our experiences. इसके बेसिस पे जो heuristics जो हम फॉर्म करते हैं, उसके बेसिस पे we are ready to put our plan into action. हम अक्सर सुनते हैं, लोग कहते भी हैं कि मैं सीधी सीधी जा रही थी, मुझे पता ही नहीं चला, अचानक कोई आके मेरा चेन ले गया, मेरा पर्स ले गया, मुझे टेक्निक्स भी आती थी लेकिन मैं कुछ कर नहीं पाई, मैं फ्रीज हो गई। There are things which operate and which are very much active in the background in your environment, but we are too distracted or too engrossed in ourselves to clearly notice those things. जो प्रेडेटर इंडिविजुअल है, वो उसने ऑलरेडी अपना पूरा सेटअप उस सिचुएशन में रखा हुआ है, वो सिर्फ आपका वेट कर रहा है, ही इज सिलेक्टिंग द विक्टिम, एंड वो अचानक आ जाता है आपके सामने, क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो अचानक आ गया क्योंकि आप प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, क्योंकि आप सिचुएशनली अवेयर नहीं थे। सो इट इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट टू कीप योर 5 senses working and 5 senses active all the time, to be mentally, emotionally and psychologically aware and prepared to face any combat situation or any violent situation. हम किसी भी सिचुएशन या कॉम्बैट सिचुएशन या वायलेंट सिचुएशन की बात करते हैं तो उसमें अक्सर आपने देखा होगा 3 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं। जहां पे वो सिचुएशन घटी, जहां पे वो वायलेंट सिचुएशन हुई, उसकी लोकेशन क्या थी, असाइलेंट का विक्टिम के साथ रिलेशनशिप क्या था और मोटिव क्या था। या तो उसको नुकसान पहुंचाने का, या उसके साथ वाले को नुकसान पहुंचाने का, या उसकी बिलोंगिंग्स, कुड बी अ मटीरियल इंटरेस्ट। लोकेशन की अगर हम बात करें, इट कैन बी एनीथिंग, अ डिजर्टेड लोकेशन, सुनसान जगह, लेस क्राउडेड एरिया, इट कुड बी मोर क्राउडेड एरिया, अ पब्लिक प्लेस, पार्किंग लॉट, मॉल, थिएटर, एनीबडी, योर प्लेस, इट कुड बी योर प्लेस, इट कुड बी एनीबडी एल्सेस प्लेस, साइलेंट का घर भी हो सकता है, कोई भी सिचुएशन, स्ट्रीट पे कोई भी सिचुएशन हो सकती है, एक पब्लिक प्लेस, पार्क, पार्किंग लॉट, एनीवेयर। Relationship can be anything. He could be a stranger, he could be your acquaintance, he could be your relative, he could be your spouse, he could be your friend, he could be your mentor. Motive can be, again as I said, can be to harm you,
to harm your companion or a material interest. आपके पर्स में, आपकी चेन में, आपके पैसे में, वॉलेट में, किसी में भी उसको इंटरेस्ट हो सकता है। यहाँ पे एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है कि हम सबके दिमाग में कहीं ना कहीं स्टीरियोटाइप्स हैं, यानी कि धारणा है जिनसे हमें बाहर निकलने की बहुत ज़रूरत है। हम सबको लगता है फॉर इंस्टेंस कि सेक्शुअल असॉल्ट केसेस ज़्यादातर डिजर्टेड एरियाज़ में, लेस क्राउडेड एरियाज़ में होते हैं। ज़्यादातर जो स्ट्रेंजर है उन पे शक जाता है, जो बैचलर्स हैं, जो कम एज के यंग लड़के हैं उन पे शक जाता है, और मिडिल एज शादीशुदा लोगों पे शक नहीं जाता या उनके रिलेटिव्स पे शक नहीं जाता। Let me remind you, I'm not saying it is wrong. There is always a better probability and possibility for any instance to occur, most likely, but we cannot completely rule out the other aspects also. In 4 out of 5 sexual assault cases, assailant has been known to the victim. और आपको ये जान के आश्चर्य होगा कि there were few sexual assault cases which were recently reported to have taken place at public places within the premises of even wedding venues. पहली बात, हम लोग हमेशा अपनों पे शक नहीं करते. We have some trust factor on them and therefore we easily allow them to intrude in our personal space. So शक नहीं जाता and you become easily vulnerable and easy target. सेकेंडली, हमें हमेशा लगता है कि ये सब केसेस भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं होते, तो इसलिए हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस ड्रास्टिकली ड्रॉप्स डाउन. देयर इज अ वेरी फनी थिंग अबाउट द क्राउड. हम हमेशा सोचते हैं कि क्राउड में हम सिक्योर हैं बिकॉज वी लीव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन अदर्स टू रिकॉग्नाइज थ्रेट ऑन आवर बिहाफ. हमें लगता है कि कोई भी और समझ जाएगा अगर हमारे पे अटैक होगा. लेकिन जिस तरह से क्राउड आपके लिए एक प्रोटेक्टिव शील्ड है, उसी तरीके से वो प्रेडेटर के लिए भी एक प्रोटेक्टिव शील्ड है. वो क्राउड में भीड़ का सहारा लेके छिप छिपाप के फिजिकली आपको अप्रोच कर सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा. सो वॉट एवर द लोकेशन इज, whatever the motive is, whosoever you are accompanied with, you should always keep your 5 senses working and open all the time. हमें खुले दिमाग से अपनी धारणाओं को बाहर निकालना चाहिए और खुले दिमाग से सिचुएशन को, we should make a dynamic risk assessment of the entire situation and then we have to make our own decision tree and heuristics. Because हादसा कहीं भी हो सकता है, कोई भी कर सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है और किसी भी चीज के लिए हो सकता है. So you should be prepared all the time. जनरली हम देखते हैं कि आप या मैं कोई भी डिसीजन लेते हैं किसी भी सिचुएशन में तो 2 तरीके के होते हैं, रैशनलिस्टिक और नेचुरलिस्टिक. रैशनलिस्टिक डिसीजंस हम ज्यादातर तब लेते हैं जब हम बहुत शांत दिमाग से सोचते हैं. हमारे दिमाग में पूरा रैशनैलिटी के साथ हम प्रोज एंड कॉन्स, कॉस्ट एंड बेनिफिट्स, उसका नुकसान फायदा, सारे मल्टीपल ऑप्शंस हमारे सामने बहुत ज्यादा होते हैं, तो हम सब पूरा फायदा नुकसान देख के कोई भी डिसीजन पे आते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास बहुत सारे जॉब ऑफर्स हैं, तो उनमें से हमें विच वन वी नीड टू पिक. तो वो एक रैशनलिस्टिक डिसीजन मेकिंग हो गई जो हम शांत दिमाग के साथ करते हैं. नेचुरलिस्टिक डिसीजन मेकिंग अक्सर हम तब करते हैं जब हम हड़बड़ा के कोई काम करते हैं, और वो सिचुएशन ज्यादातर तब होती है व्हेन वी आर एड्रेनलाइज्ड, व्हेन वी आर अंडर स्ट्रेस एंड ड्यूरेस. जहां हम किसी भी वायलेंट सिचुएशन में आते हैं जो हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते हैं, तुरंत हमारे पास ज्यादा ऑप्शंस होते ही नहीं है. वी आर लेफ्ट विद ओनली सिंगल इफेक्टिव सॉल्यूशन टू डिसएंगेज आवरसेल्व्स. So it is very important to build a decision making tree in our mind and कोशिश करनी चाहिए कि हम डेलिब्रेशन लूप में ना फंसें कि हम क्या करें, ये करें, वो करें. वी जस्ट हैव टू गो विद द नेचुरलिस्टिक डिसीजन मेकिंग विद आवर रिफ्लेक्स एक्शन. लेकिन वो तभी हो सकता है, वो रिफ्लेक्स एक्शन हमारा तभी इफेक्टिव हो सकता है अगर हम मेंटली, इमोशनली और साइकोलॉजिकली प्रिपेयर्ड होंगे, और वो तभी होगा जब हम सिचुएशनली अवेयर होंगे और खुद तैयार होंगे उस सिचुएशन को फेस करने के लिए. जनरली हमारी जो डिसीजंस होते हैं वो 2 फैक्टर्स गवर्न करते हैं. वो होता है एक स्टेट ऑफ माइंड, हमारा क्या उस वक्त दिमाग की अवस्था क्या है, यानी कि स्टेट ऑफ डिनाइल. वी outrightly reject the possibility of anything wrong happening to us. इसीलिए हम कभी भी तैयार नहीं होते, हम हमेशा फ्रीज हो जाते हैं, हमें समझ नहीं आता हम क्या करें, क्योंकि हम कभी तैयार ही नहीं होते उस सिचुएशन के लिए. So it is very important to keep that 1% possibility of anything adverse happening to you into allowance to make yourself prepared and to make yourself confident and stronger.
और दूसरी चीज हमेशा हमें दिमाग में रखना चाहिए कि कोई भी देयर इज नो स्पेसिफाइड लिस्ट ऑफ डूज एंड डोंट्स। कोई एक लिस्ट नहीं होती, कोई एक गाइड बुक नहीं होती जिससे हम समझ जाएं, जो हम पढ़ के अपने आप को बचा पाए। वी कैन नॉट स्टेप ऑफ द रडार बाय फॉलोइंग, बाय एडरिंग टू द रूल्स ऑफ that particular list of do's and don'ts कि हमें ये करेंगे तो सही है, ये करेंगे तो सही नहीं होगा। हमें बचपन से सिखाया गया है कि किसी भी अनजान इंसान के साथ हमें गाड़ी में नहीं बैठना। लेकिन मान लीजिए आप हाईवे पे जा रहे हैं, देयर आर फ्यू पैचेस ऑन द हाईवे, इनफैक्ट सिटी एरिया में भी कुछ पैचेस हैं जहां पे मोबाइल का नेटवर्क वीक होता है, मोबाइल काम नहीं करते। ऐसे में आपकी गाड़ी पंक्चर हो गई, आप 10 मिनट 20 मिनट थक हार के वेट कर रहे हैं, पसीने छूट गए आपके, अचानक से कोई आएगा तो आपको शक होगा। थोड़ी देर बाद, आधा घंटे बाद कोई इंसान आता है और आपको ऑफर करता है कि मैम या सर कैन आई हेल्प यू, मैं आपको नियरेस्ट गराज तक ले जाता हूँ, मैकेनिक को ले लेते हैं एंड आई कैन हेल्प यू आउट विद दैट सिचुएशन। that person seems to be a very socially adept person, you believe, you rely on his words, और आपको लगता है कि वैसे भी आपके पास ज्यादा कुछ ऑप्शंस है नहीं, जैसा मैंने कहा नेचुरलिस्टिक डिसीजन मेकिंग, आपके पास ज्यादा ऑप्शंस है नहीं, तो आपके पास उस वक्त जो एक नेचुरलिस्टिक डिसीजन मेकिंग के हिसाब से अपन बात करें तो उस वक्त जो एक सॉल्यूशन नजर आ रहा है, वन इफेक्टिव सॉल्यूशन, वो है टू सिट इनसाइड द कार, टू टेक हिज हेल्प एंड टू गो टू द नियरेस्ट गैराज एंड आस्क फॉर हेल्प। ये सिचुएशन पूरी आपको स्पॉन्टेनियस लग रही है, आपको लग रहा है कि वो बंदा आया, आपकी हेल्प की, आपको हेल्प ऑफर की और आप अंदर बैठ गए। यू आर इन मोस्ट वल्नरेबल सिचुएशन। अब वो गाड़ी के अंदर आपके साथ कुछ भी कर सकता है, बिकॉज आपने एक तरीके से उस पर भरोसा किया और आप गाड़ी के अंदर आ गए। बट ये पूरी सिचुएशन प्री मेडिटेटेड सिचुएशन भी हो सकती है। इट कुड बी अ प्री प्लान सिचुएशन, जहां पे उन पैचेस पे जहां पे भी मोबाइल नेटवर्क वीक होता है, डेलिबरेटली कीलें बिछाई जाती हैं जिससे आपकी गाड़ी पंक्चर हो और आप थके हारे, और जब व्हेन यू आर एट द वर्ज ऑफ सरेंडरिंग अप, और व्हेन यू आर एट द वर्ज ऑफ गिविंग अप विद द सिचुएशन, somebody would immediately reach you, approach you and offer some help, and you will readily and willingly sit inside the car and you get yourself trapped in that entire situation where you are falling victim to a violent situation. You are most vulnerable. So please avoid doing so. There is no set of rules. So keep assessing the situation all the time and keep yourself prepared. देर आर सिचुएशंस जहां पे हम थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट देखते हैं, जहां पे कभी कभी आप निकलते हैं, आपके साथ बच्चे होते हैं, आपके साथ आपके पेरेंट्स होते हैं, तो बहुत बार ऐसी सिचुएशंस होती हैं जो हम बाहर निकलते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ होंगे या बच्चे होंगे। ओके, सो द फर्स्ट थिंग व्हाट यू शुड डू, अगर आपको लग रहा है यू हैव रिकॉग्नाइज्ड द थ्रेट एंड अगर आपको लग रहा है यू हैव टू इमीडिएटली डिसएंगेज योरसेल्फ, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिक्योर योर पेरेंट्स, योर चिल्ड्रन एट अ वेरी सेफर प्लेस। और उसके लिए एक बेसिक एजुकेशन, पेरेंट्स तो ठीक है, आई थिंक दे आर मैच्योर इनफ टू हैंडल such situations quite competently, and there in children there is also one age group which are mature enough to deal with such adversities with very competency and with very in a very amicable set of mind. और कुछ एक एज ग्रुप ऐसा होता है कुछ बच्चों का जो लाइक द एज ऑफ टिल 5 to 6 years, जिनके पास आपके पास ज्यादा ऑप्शंस नहीं होते, यू जस्ट हैव टू, वो प्रैम में भी हैं तो आप उन्हें छोड़ के बस हाथ में कैरी कीजिए एंड यू हैव टू इमीडिएटली रन अवे एंड डिसएंगेज योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। एक एज ग्रुप होता है जो विच फॉल्स इन द मिडल ऑफ दीज टू एज ग्रुप्स, which is neither too mature to handle it competently and independently, nor they are too small that you can carry them with you and disengage yourself from the situation. So it is very, very indispensable and it becomes very imperative to educate them with a little necessary information, very essential information, piece of information which you should educate them with. I'm not saying that you should be introducing violence to them. I'm just asking you, requesting you to introduce them with some set of skills to learn about situational awareness, to learn about how they need to form decision-making tree and heuristics in their mind, how they need to deal with the situation with competence, how they have to stay calm and composed and do not panic, and without getting panicked, how they have to deal with that situation, how they have to secure themselves. कई बार बच्चे इतने घबराए हुए होते हैं कि वो फ्रीज हो जाते हैं और वो सामने फोन होता है, उन्हें पता है उनके मॉम किसी थ्रेटफुल सिचुएशन में है, लेकिन सामने फोन होता है, दे डू नॉट नो व्हाट दे हैव टू डू. सो यू हैव टू एजुकेट देम एज पर योर लाइफस्टाइल.
आपका जो लाइफस्टाइल है, आपके फैमिली मेंबर्स, आपके फैमिली में कितने लोग हैं, आप कहाँ अक्सर आते जाते हैं, आप अकेले आते जाते हैं, आपका बच्चा अकेला आता जाता है, ड्राइवर के साथ आता जाता है, ये सारी चीजें आपको पहले से दिमाग में पता होती हैं और उनके बेसिस पे आपको कुछ सिचुएशनल केसेस बच्चे के सामने रखने चाहिए और बताना चाहिए कि बेटा ऐसा ऐसा हो तो आपको ये करना है. यू शुड ऑलवेज डिसाइड SOS सिग्नल, SOS पासवर्ड which is only between a parent and the child. कि जब भी मैं ये बोलूं तो आपको समझ जाना है कि हम खतरे में हैं, आपकी मॉम खतरे में है और आपको क्या करना है उस वक्त. क्योंकि उस टाइम जब आप सिचुएशन में होते हैं, आपके पास ना टाइम होता है, ना आपका दिमाग काम कर रहा होता है कि आप बच्चे को बैठ के समझाएंगे. सो इट इज इंपॉर्टेंट टू डिसाइड अ पासवर्ड, अ पासकोड, SOS सिग्नल काइंड ऑफ थिंग. एंड देन जब भी आप वो बोलें, बच्चा या तो अगर पास में गाड़ी है तो अपने आप को वो सिक्योर कर ले, गाड़ी में लॉक कर ले. अगर आसपास कोई स्टोर एस्टैब्लिशमेंट है, कोई शॉप है, वहां पे चला जाए एंड ही कैन आस्क फॉर हेल्प. या आसपास कोई, अगर वो सड़क पे है, मॉल में है, थिएटर में, कहीं पे भी है और कोई भी आसपास कोई फैमिली दिख रही है, जनरली जिसमें लेडीज हो बिकॉज दे हैव सम लिटिल मैटरनल इंस्टिंक्ट, तो वो उस फैमिली को अप्रोच करे एंड देन ही कैन आस्क फॉर हेल्प. आई एम एम्फसाइजिंग ऑन फैमिली. आई एम नॉट सेइंग कि दे शुड अप्रोच अ पुलिसमैन और अ सिक्योरिटी गार्ड बिकॉज अंडर स्ट्रेस अ चाइल्ड कैन गेट कंफ्यूज्ड और वो किसी गलत इंसान को अप्रोच कर सकता है एंड ही कैन मेक हिज सिचुएशन ऑल द मोर वल्नरेबल एंड वर्स, क्योंकि वो उस इंसान उस सिचुएशन को एक्सप्लॉइट कर सकता है. तो आप बच्चे को ये सिखाइए. एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज दैट ही शुड हैव ऑलवेज कैरी अ पीस ऑफ अ लिस्ट ऑफ इंपॉर्टेंट phone numbers, contact numbers of local trustworthy friends and relatives with him, his address. ज्यादातर कोशिश कीजिए कि 3 या 4 फोन नंबर्स और उसका घर, बच्चे का एड्रेस बच्चे को पता होना चाहिए, पूरा बाय हार्ट होना चाहिए. लेकिन कभी कभी अंडर स्ट्रेस बच्चे दे हैव अ टेंडेंसी ऑफ losing their speech. They can't deliver what they have memorized. So it is always important कि जिसको भी वो अप्रोच कर रहे हैं उसके पास कुछ ऐसा हो जो वो उसकी हेल्प कर सके बच्चे की उस पॉइंट ऑफ टाइम में, एंड यू कैन अल्टीमेटली रेस्क्यू योरसेल्फ फ्रॉम दैट पर्टिकुलर सिचुएशन. You should always educate your children to be more responsible, to be more accountable to their safety and security. एक्शन में हमने जैसा आपको कहा कि आप या मैं किसी भी अगर सिचुएशन की बात करें, 2 तरीके की सिचुएशंस हम सबके सामने आती हैं. प्री मेडिटेटेड सिचुएशंस, जो हमें लगता है प्रेडेटर ने प्री प्लान की है, किसी ने सोची समझी साजिश है, और स्पॉन्टेनियस सिचुएशंस. तो अगर हम प्री मेडिटेटेड सिचुएशंस की यहाँ पे बात करें, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी बिहाइंड द वायलेंस, टू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ द प्रेडेटर. उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो किस तरीके से सोच समझ के वो पूरी सिचुएशन में खुद को सेट कर रहा है और वो किस तरीके से सोच समझ के स्कीमिंग कर रहा है. ही इज ट्राइंग टू फॉर्मुलेट ऑल इफेक्टिव वेज टू develop that particular situation in front of you and to trap you as a victim. तो वो समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे. जैसे अगर हम ये रफली देखें तो ये 4 स्टेप्स हम देख सकते हैं जो हर प्रेडेटर इंडिविजुअल फॉलो करता है. यानी कि सिलेक्ट अ लोकेशन. सबसे पहले तो वो लोकेशन सिलेक्ट करेगा विच डिपेंड्स ऑन द मोटिव. अगर उसका मोटिव है, अगर वो ही इज अ स्टॉकर, ही इज इंटरेस्टेड इन यू, ही इज अ सेक्सुअल असॉल्टर, इफ ही इज इंटरेस्टेड इन यू नॉट योर बिलोंगिंग्स, ही विल बी सिलेक्टिंग अ एरिया which is a less crowded area, maybe a deserted area. अगर वो आपके पर्स, आपके बिलोंगिंग्स में, आपके चेन वगैरह जो भी वॉलेट में इंटरेस्टेड है, तो वो ज्यादा क्राउडेड वाली लोकेशन को चुनेगा. और वहां पे प्रिवेंटर्स और प्रमोटर्स क्या हैं वो भी वो पहले से असेसमेंट करेगा. प्रिवेंटर्स आर लाइक CCTV कैमराज, लॉ एनफोर्समेंट यानी कि सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह, और नेचुरल सर्विलेंस मतलब आते जाते लोग उसको देखते हुए जा रहे हैं. तो ये होता है प्रिवेंटर्स, जो किसी भी इंसान को कोई भी क्राइम कमिट करने के लिए रोकते हैं. ये CCTV कैमराज और क्या लाइटनिंग है, दिन में है, अगर लाइट ज्यादा है उस एरिया में तो ऑटोमेटिकली वो सर्वेलेंस में आ जाता है और इट एक्ट्स एज अ प्रिवेंटर. प्रमोटर्स आर मल्टीपल एग्जिट्स. आप किस सड़क पे हैं, चौराहे पे हैं, या आप थिएटर में भी हैं, तो मल्टीपल एग्जिट्स अगर होती हैं कहीं पे किसी भी लोकेशन में, तो इट प्रमोट्स द प्रेडेटर टू कमिट अ क्राइम इजीली एंड गेट रिड ऑफ इट. बिकॉज उसको फॉलो करना, उसको एकदम से लोकेट करना कि किसने किया. मान लीजिए चेन स्नैच करके कोई ले गया, आपको समझ ही नहीं आएगा. अगर 4 गलियां हैं या अगर थिएटर में 4-5 एग्जिट्स हैं, आपको समझ ही नहीं आएगा. द मोमेंट यू रियलाइज दैट इट्स गॉन, ही इज आउट ऑफ योर साइट. सो
बाद में आपको लगता है कि वो अचानक आया, लेकिन वो ऑलरेडी उस सेटअप में उसने खुद को सेट किया हुआ था. He has already selected the location, then he'll select you. Victim selection. It is very, very important to bear and carry a very confident body language and a confident posture. You should not be conveying lack of wholeness to a person. आपको हमेशा confident रहना चाहिए. You should, आपको कभी नीची निगाह करके नहीं चलना चाहिए. आपको predator को हमेशा दिखना चाहिए कि आप situationally aware हैं, आप चारों तरफ देखते हुए चल रहे हैं. It is very, very easy to step off their radar by maintaining a confident body language. सर्वेलेंस का मतलब होता है कीपिंग एन आई ऑन समवन, निगरानी रखना. अगर हम प्रेडेटर के पर्सपेक्टिव से सोचें तो वो हमेशा वो लोकेशन सिलेक्ट करेगा जहां पे सर्वेलेंस कम है, नेचुरल सर्वेलेंस भी कम है. और आपके अगर पर्सपेक्टिव से हम सोचें तो हमें लगता है कि सर्वेलेंस आपको ज़्यादातर, खासतौर से जब आप अकेले होते हैं, आप अपने फैमिली के साथ नहीं हैं, आप अकेले हैं, तो आपको ज़्यादातर वो जगह चुननी चाहिए, भले ही वो आपकी गाड़ी पार्क करने के लिए, भले ही आपको किसी काम के लिए वो सिचुएशन चुननी चाहिए, वो लोकेशन चुननी चाहिए जहाँ पे नेचुरल सर्वेलेंस है. मतलब आती जाती गाड़ियाँ या आते जाते लोग आपको अनइंटेंशनली ही देखते हुए जा रहे हैं. मतलब आपके साथ कुछ भी होगा तो it will come in notice of other people who are around you in your surroundings. This is surveillance. Physical approach की अगर हम बात करें तो we should always keep noticing the predator's movement in relation to that of ours. हम कई बार ये देखते भी हैं, हमारे साथ होता है कि हम फॉर एग्जांपल किसी मॉल में है या सड़क पे हैं, हम देख रहे हैं कि कोई हमें टारगेट ग्लांस कर रहा है, हमें कोई घूर रहा है, हम उसको अवॉइड कर देते हैं. लाइक स्टेट ऑफ डिनाइल जो हमने कहा कि नहीं वो हमें नहीं फॉलो कर रहा है, वो किसी और को फॉलो कर रहा है. बट अगर आप देखें कि कंटिन्यूअसली कोई आपको फॉलो कर रहा है, आपको देख रहा है, सो दैट इज वन वार्निंग साइन, दैट इज वन इंडिकेशन. और अगर आपको ये लग गया है कि वो एक इंडिकेटर, सिग्निफिकेंट इंडिकेटर है, और अगर आपको लग गया है कि वो आपको धीरे धीरे आप फिजिकली आपके करीब आ रहा है, या आपको कुछ लोग कई बार फिजिकली अप्रोच करते हैं, मैडम टाइम क्या है, मैडम ये जगह कहाँ पे, इस जगह से कितनी दूर है, तो उस टाइम आपको सबसे पहले बात करते वक्त अपनी बिलोंगिंग्स को सिक्योर कर लेना चाहिए. बिकॉज या तो वो आप में इंटरेस्टेड है या वो आपकी बिलोंगिंग्स में इंटरेस्टेड है. तो आप में इंटरेस्टेड है तो आपको ऑब्वियसली पता लग जाएगा. बट कई बार ऐसा होता है कि कोई बात कर रहा होता है और दूसरा इंसान आके पर्स या चेन स्नैच कर लेता है. इट्स अ टीम वर्क. सो आपको वो एक तरीके से आपका ध्यान भटकता है और डिस्ट्रैक्ट करते हैं वो, और आपकी बिलोंगिंग्स को ले जाते हैं. तो प्लीज सिक्योर, व्हाइल यू टॉक टू समवन, प्लीज सिक्योर your belongings first, and you should always walk confidently, normally with eye line ahead, and you should always keep assessing the situation. The dynamic risk assessment should be on in your mind all the time, and you should, according to your decision making tree and heuristics, you should put your plan into action. आपको अगर पता लग गया है, you have spotted somebody target glancing at you, you have spotted all the stages and the procedures and the processes through which a predator individual is going, you have spotted a guy who has an intent of causing you any harm, immediately disengage yourself. आप अपना रूट डाइवर्ट कर लीजिए. आप किसी भी स्टोर में, किसी भी एस्टैब्लिशमेंट में, ब्रांडेड स्टोर में चले जाइए. वहां पे आपको काम नहीं भी है तो भी आप अपना टाइम निकालने की कोशिश कीजिए. किसी भी कैफे में बैठ जाइए, कॉफी पीजिए, किसी भी थिएटर में चले जाइए, मूवी थिएटर में चले जाइए. और अगर वो आप में इंटरेस्टेड नहीं है, आपकी बिलोंगिंग्स में इंटरेस्टेड है, वो आपका वेट नहीं करेगा. ही विल नॉट बी वेस्टिंग हिज टाइम. वो किसी और विक्टिम को ढूंढेगा. दिस इज कॉल्ड विक्टिम डिस्प्लेसमेंट. बट इफ ही इज इंटरेस्टेड इन यू, surely you will find him there. और उस वक्त अगर आपको लग रहा है कि आप को वो सुन पा रहा है, तो ट्राई टू मेक अ फेक कॉल, ट्राई टू प्रिटेंड एज इफ यू आर सर्चिंग फॉर समवन अराउंड. आप किसी को ढूंढ रहे हैं और आप फोन पे इस तरीके से बात कर सकते हैं, ओके तुम वहां पर हो, अच्छा मैं 1 मिनट में आती हूँ, अच्छा आप मुझे लेने आ गए, मैं 1 मिनट में गेट पे पहुंचती हूँ. सो दैट उसको अगर ये लग रहा है आप अकेले हैं, एंड यू कैन बी अ इजी टारगेट, आप उसकी गलतफहमी दूर कर सकते हैं, आप किसी के साथ हैं. सो एंड ट्रस्ट मी, इट रियली वर्क्स. सो यू कैन मेक अ फेक कॉल एंड यू कैन ट्राई टू डिसएंगेज योरसेल्फ. अगर नौबत आ गई है, गॉड फॉरबिड, कि वो सामने आपके आ गया है, सो 2 चीजें हमेशा ध्यान रखिए. आपके और प्रेडेटर के बीच का जो डिस्टेंस है, यू शुड ऑलवेज कंट्रोल दिस रेंज. वो डिस्टेंस इतना होना चाहिए कि आपको वो सीधा, ही कैन नॉट पंच यू एंड नॉक यू आउट, बिकॉज वो डिस्टेंस इतना हो कि यू क्रिएट योर पर्सनल स्पेस, एंड आपको हिट करने के लिए, आपको अप्रोच करने के लिए उसको एक कदम आगे आना पड़े. और रिमेंबर दिस, एक लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर हम पर्सपेक्टिव से देखें तो फिजिकल सेल्फ डिफेंस तभी मानी जाती है जब
सामने ये प्रूव हो जाए कि सामने वाले ने पहले अटैक किया, आपने अटैक नहीं किया। तो हड़बड़ी में कभी भी बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं दिखाना चाहिए। यू शुड ऑलवेज अवॉइड फिजिकल कन्फ्रंटेशन। आपको कभी भी ओवर कॉन्फिडेंस में आगे बढ़ के अटैक नहीं करना चाहिए। यू शुड ऑलवेज वेट फॉर हिम टू अप्रोच यू। ज्यादातर बातों से कई बार सिचुएशंस हैंडल हो जाती हैं, लेकिन अगर वो आपके पर्सनल स्पेस को इंट्रूड कर रहा है और आपको लग गया कि अब मेरे पास और कोई तरीका नहीं है, वो फिजिकली असॉल्ट करने वाला है आपको, तो अगर वो आपका बिलोंगिंग्स में इंटरेस्टेड है, आपके पर्स में, प्लीज दे दीजिए। डू नॉट हेजिटेट। आई एम टेलिंग यू, ट्रस्ट मी, सर्वाइवल से बड़ी कोई चीज नहीं होती। तो किसी भी पंगे में फंसने से अच्छा, किसी भी सिचुएशन में फंसने से अच्छा जिसमें देयर इज अ थ्रेट टू योर सर्वाइवल, आप सर्वाइवल की भी बात नहीं करें। अगर आपको चोट भी लग सकती है तो मुझे लगता है इट इज बेटर कि आपकी वो जो बिलोंगिंग्स हैं वो इतनी ज्यादा कीमती नहीं है, आप उन्हें हैंड ओवर कर सकते हैं, बाद में वी कैन डील विद इट। आप पुलिस स्टेशन जाके रिपोर्ट लिखा सकते हैं, वो चीज वापस आ जाएगी, बट गॉड फॉरबिड अगर आपके साथ कुछ नुकसान हुआ वो वापस नहीं आएगा। बट अगर आपको लगता है कि वो फिजिकली आप पे असॉल्ट करने वाला है, सो देयर आर, पहली बात आप उसे वार्न कीजिए एक पोस्चर में, बैक ऑफ, स्टॉप। अगर वो फिर भी स्टॉप नहीं हो रहा और आप पे फिजिकली आ गया है, डोमिनेट करने की आपको कोशिश कर रहा है, देन यू शुड ऑलवेज रिमेंबर देयर आर थिंग्स इन योर एनवायरमेंट। जिस तरीके से वार्निंग साइंस होते हैं, वार्निंग सिग्नल्स होते हैं, बहुत से ऑब्जेक्ट्स और बहुत सी चीजें हमारे एलिमेंट्स एनवायरमेंट में होते हैं विच कैन बी हेल्पफुल टू अस एज डिफेंसिव टूल्स एंड वेपन्स। लाइक अगर आप पार्किंग लॉट में हैं तो गाड़ियां होती हैं, यू कैन रन बिहाइंड द कार्स एंड द पिलर्स एज ऑब्स्टिकल्स एंड बैरियर्स एंड यू कैन इमीडिएटली डिसएंगेज योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन एंड यू कैन, वंस यू आर आउट ऑफ द सिचुएशन, यू कैन आस्क फॉर हेल्प। या फिर देर आर वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी स्मॉल बट वेरी एसेंशियल थिंग्स दैट यू कैन कैरी इन योर पर्स। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेंसिल, कार की, इसको हम हैमर अटैक बोलते हैं। अगर हम गाड़ी की चाबी इस तरीके से पकड़ते हैं, इसको हम हैमर अटैक बोलते हैं। अगर हम पेन को भी इस तरीके से पकड़ते हैं, ये चीजें हमेशा हमारे पास होती हैं। अगर हम इस तरीके से वार करेंगे, अटैक करेंगे किसी पे भी, तो 1-2 मिनट के लिए हेल्पलेस हो जाएगा, वो इतने पेन में होगा कि उसका ध्यान आपसे भटक जाएगा और वो आपको छोड़ देगा। रिमेंबर वन थिंग, आपको सिर्फ उसका ध्यान भटकाना है। 2-3 मिनट की लीड अगर आपको मिल जाती है, यू कैन कंप्लीटली डिसएंगेज योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। यू डोंट हैव टू वेट फॉर इवन अ सेकेंड। यू हैव पेपर स्प्रे जो मार्केट में मिलता है, जिसे हम सेल्फ डिफेंस टूल बोलते हैं। पेपर स्प्रे आप हमेशा अपने साथ कैरी नहीं करते या हमेशा आसानी से नहीं भी मिलता, तो यू कैन हैव डिओड्रेंट या सैनिटाइजर स्प्रे। ये इट इज ऑल्सो यूजफुल इन अदर वेज। इसमें पेपर स्प्रे में तो एक्सपायरी भी होती है, बट ये आप हमेशा यूज कर सकते हैं इवन टू मेंटेन योर हाइजीन। इट इज अ वेरी एसेंशियल टूल और ये आपका, अगर आप किसी के आंख में डालेंगे, ही विल बी ब्लाइंड फॉर सम टाइम एंड ही कैन नॉट एक्ट, तो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। इमीडिएटली यू कैन डिसएंगेज योरसेल्फ फ्रॉम दैट सिचुएशन। इवन इफ यू आर अ नॉन स्मोकर, यू कैन कैरी लाइटर और अ मैच बॉक्स। आप को पता है या नहीं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी कि बाल में आग बहुत जल्दी लगती है, बालों में। तो अगर आप ये यूज करते हैं और जलाते हैं और बालों को टारगेट बनाते हैं या उसके प्रेडेटर के कपड़ों को टारगेट बनाते हैं, वो इमीडिएटली उसका ध्यान भटक जाएगा और वो उसकी ग्रिप वीक हो जाएगी और वो आपको छोड़ देगा। वेरी इंपॉर्टेंट टूल हेयर to pay attention to is alarm keychain. Alarm keychain में पिन होती है, ये अगर आप इसको निकालते हैं तो इस तरीके से तेज अलार्म बजती है। अगर किसी ने आपका मुंह दबोच लिया, आपको अकेले में ले गया, तो आप ये हमेशा पर्स में कैरी कीजिए। आप इसका ये निकाल सकते हैं, इनफैक्ट इसका ये हिस्सा आप पर्स के बाहर रख सकते हैं कि आपको ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट पुल इट आउट एंड सायरन बज जाएगा और आसपास के लोगों का ध्यान आपकी तरफ आ जाएगा और वो इमीडिएटली आपको छोड़ के चला जाएगा एंड यू कैन डिसएंगेज योरसेल्फ फ्रॉम द सिचुएशन। स्विज नाइफ होता है। स्विज नाइफ, इसमें बहुत शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं। स्विज नाइफ हम सबके पास जनरली होता है, लेकिन हम जनरली पर्स में कैरी नहीं करते। आई विल एडवाइज यू टू कैरी दिस इन योर पर्स। स्विज नाइफ नहीं है तो मैनिक्योर किट होता है जिसमें शार्प ऑब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप एक बार भी कहीं पे भी कोई भी एक्सपोज्ड पार्ट प्रेडेटर का हो और वहां पे आप वार करें, तो आई कैन वाउच कि वो 2-3 मिनट के लिए he'll be helpless, he'll fall flat and he'll lose your grip and you can disengage yourself from any situation. Tactical flashlight, ये बोलते हैं हम इसको tactical flashlight। ये tactical flashlight होती है, इसका जो फोकस है अभी वाइड है,
और अगर हम इसको इस तरीके से करते हैं तो इसका फोकस थोड़ा नैरो हो जाएगा, और इस हद तक नैरो हो जाता है कि अगर आप सीधा, वो दिन हो या रात हो, अगर आप सीधा किसी की आंख में ये डालते हैं तो वो ब्लाइंड हो जाता है, ही इज नॉट एबल टू सी एनीथिंग। और उसी हड़बड़ाहट में जब वो आप से उसकी ग्रिप थोड़ी सी लूज होती है तो आप उस हड़बड़ाहट में इसका फायदा उठा सकते हैं और इसी से उसको हिट कर सकते हैं। ये जो चीज है बाहर आपको दिख रही है, ये इट इज मेड ऑफ मेटल। अगर आप किसी गाड़ी में भी फंस गए हैं तो आप इससे इसको हिट कर सकते हैं और कांच फोड़ सकते हैं गाड़ी का, और कांच फोड़ के यू कैन आस्क फॉर हेल्प, या आप ये अलार्म की चेन का ये पिन निकाल के और कांच फोड़ के और ये पिन निकाल के आप अपनी तरफ लोगों का ध्यान अट्रैक्ट कर सकते हैं। वो इमीडिएटली आपको छोड़ के चला जाएगा एंड यू कैन डिसएंगेज योरसेल्फ इमीडिएटली। सुपर ग्लू और फेविक्विक हम सबके पास घरों में होती है। यू कैन ऑल्सो कैरी दिस इन द पर्स, बिकॉज सुपर ग्लू से स्किन, आप कहीं पे भी इसको डालते हैं तो स्किन चिपक जाती है और जलने लगती है। तो आप कुछ भी कहीं पे भी किसी के डालेंगे तो उसका एक बार के लिए ध्यान भटकेगा, आपसे ध्यान हटेगा और वो ग्रिप उसकी लूज होगी और आप इमीडिएटली डिसएंगेज हो सकते हैं। We all carry umbrella, portable umbrella in our purse, in our bag. It is very important to carry an umbrella because ये दो तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है। जब आप इसको ओपन करते हैं, अनरैप करते हैं, तो इसकी जो लेंथ है ये आपको हेल्प करती है डिस्टेंस मेंटेन करने में। यू कैन कंट्रोल द रेंज बिटवीन यू एंड द प्रेडेटर एंड यू कैन ऑल्सो हिट विद द अम्ब्रेला। सो या एक तो डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है और आप हिट भी कर सकते हैं अम्ब्रेला से। तो दिस कैन ऑल्सो बी योर इम्पॉर्टेंट सेल्फ डिफेंसिव टूल। Last but not the least, you should always carry a power bank with you inside your purse because it is very important for you to charge your mobile phones. किसी भी exigency में, किसी भी emergency में आपको किसी को भी कॉल करना पड़े, हेल्प लेनी पड़े, तो पावर बैंक आपके पास पर्स में हमेशा होना चाहिए। आपका फ़ोन हमेशा चार्ज होना चाहिए। मैं ये एक बार वापस बताना चाहूँगी कि यहाँ पे हमने नॉन फिजिकल सॉल्यूशंस की बात की है और फिजिकल कन्फ्रंटेशन हमें हमेशा अवॉइड करनी चाहिए एट फर्स्ट इंस्टेंस। And let me remind you, it goes without saying that your survival is most important for your loved ones, for your family. They are waiting for you. So please avoid physical confrontation. और जब भी आप ये defensive tools को इस्तेमाल करें तो उस टाइम आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट होनी चाहिए। डू नॉट वेट इवन फॉर अ सेकेंड, जस्ट रन, बिकॉज वो 2-3 मिनट की लीड ही आपको मिली है, उससे आपको इमीडिएटली भागना है। आपको एक सेकेंड रुकना नहीं है, आपको किसी को वहां पे धाराशाही नहीं करना, आपको किसी को सबक नहीं सिखाना, बिकॉज हमारा जो ये पूरे चैप्टर का एम है वो यही है, टू इम्पार्ट यू विद दोज लिटिल एसेंशियल टिप्स जिनसे आप बिना लड़े, अपने सर्वाइवल को थ्रेट किए बिना आप सिचुएशन से, कॉम्बैट सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। बिकॉज वी स्ट्रांगली बिलीव दैट योर फैमिली इज वेटिंग फॉर यू एट होम, सो रीच होम सेफली। दैट्स ऑल फॉर नाउ। थैंक यू सो मच।